दुश्मन के सामने किया, और जिसका नतीजा कारगिल युद्ध का जो पूरा टर्न अराउंड हुआ वो आपके नाम पे है। आपके साथ साथ आज मैं इस मौके पे उस युद्ध में लड़ने वाले हिंदुस्तान के सारे सैनिकों को, सारे साथियों को सलाम करना चाहूंगा। आपकी टीम, आपकी रेजिमेंट, आपके कंपनी कमांडर साहब, आपके सीओ साहब, ठाकुर साहब, आपके जितने भी जो साथी आपके साथ थे, जिन्होंने रस्सी से लेके ऊपर जाने में, राशन से लेके, गोली से लेके, घातक प्लाटून के मैनेजमेंट से लेके, रेकी से लेके ऑपरेशन को किस ढंग से अंजाम किया और जिस बहादुरी से आप लोग लड़े, आप सबको मैं मेरी ओर से, फिटिस्तान एक फिट भारत की ओर से और इस टॉक में सुनने वाले सारे साथियों की ओर से तहे दिल से सलाम करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपके और योगेंद्र साहब के बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक 19 साल का लड़का, आप सोच सकते हैं कि आज देश के अंदर किसी एक 19 साल के लड़के की जब बात करेंगे तो मालूम चलेगा कि शायद कॉलेज के पहली साल में होगा और वो क्या कर रहा होगा। लेकिन एक 19 साल का लड़का जिसने एक ऐसी अद्भुत वीरता की कहानी लिखी, आज आपके सामने है। योगेंद्र साहब, मैं चाहूंगा कि आप फौज में गए 16 साल की उम्र में, सिर्फ 16 साल की उम्र में, ये किसान के बेटे हैं, एक फौजी के बेटे हैं, इनका बड़ा भाई भी फौज में है, फौज में थे, और 16, सिर्फ 16 साल की उम्र में बंदे ने फौज ज्वाइन की। उसके बाद में 19 साल के युद्ध में भारत का पाकिस्तान के साथ जो एक बड़ा युद्ध हुआ कारगिल, वो लड़ा। पूरी कहानी हम योगेंद्र साहब के मुंह से सुनेंगे और जिन जिन लोगों के जो सवाल आएंगे मैं चाहूंगा कि वो निशा को भेजें, और जब मेरे पास सवाल आ जाएंगे 40-45 मिनट बाद में, जब पूरी इस युद्ध की कहानी साहब ने, योगेंद्र साहब ने टोलोलिंग हिल और टाइगर हिल, जो अभी एक चैलेंज चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, एक इतना बड़ा चैलेंज चल रहा है एसबीआई कारगिल टाइगर हिल चैलेंज, उस टाइगर हिल के ऊपर भारत का झंडा लहराने में आपके सामने जो दिख रहे हैं आपको योगेंद्र साहब, ये पूरी कहानी वो बताएंगे। और जब पूरी बात हो जाएगी उसके बाद में कुछ साथियों के जो सवाल होंगे वो मैं इनके सामने रखूंगा। योगेंद्र साहब, अब आपका वक्त है, हम सब सुनेंगे, आप कहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं वर्चुअली जो जुड़े हैं तमाम साथियों को नमन और प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि जो फिटिस्तान के इस मुहिम के अंदर शामिल हुए हैं। और आज वो स्वर्णिम कालखंड चल रहा है जो आज से 25 साल पहले भारतीय सेना ने एक स्वर्णिम जीत के रूप में इस कालखंड को आज जीने का हमें सुअवसर प्रदान किया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ऐसी पावन पुनीत धरा के ऊपर हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया जिसको भारत माँ बोलते हैं, क्योंकि ये धरती बड़ी तप की, जप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। इसका एक एक कण शौर्य और वीरता से परिपूर्ण है। ऐसी धरती पर जन्म लेना, शायद हमने पिछले 100 जन्मों में कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, तब हमें ये धरती का गर्व मनुष्य के रूप में मिला है। और इसकी सेवा करना, माँ की सेवा करना हम सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है। और माँ की सेवा हम वर्दी पहन करके ही नहीं, अपने आप को फिट रख करके भी इस भारत माँ की सेवा कर सकते हैं। इसी के तहत जो अपने मेजर पूनिया साहब हैं, भारतीय सेना के बहुत प्रतिष्ठित अधिकारी रहे हैं, उन्होंने इस देश को फिट रखने के लिए जो मुहिम चलाई है और आज इस कालखंड में चलाई है कि जो कारगिल का रजत जयंती समारोह अभी 26 जुलाई को होने वाला है, तो भारत जब फिट होगा तभी तो हिट होगा दुनिया के अंदर, तभी तो वो अपनी बात को मजबूती से रख पाएगा। और ये देश वीरता, शौर्य और फिट वालों का देश है। आपने बहुत सारे जो है इतिहास के वो पन्ने पढ़े होंगे, वो शौर्य पढ़ी होंगी कि एक 16 साल का लड़का कि जो 7 चक्रव्यूहों को भेद देता है, तोड़ देता है, माँ के गर्भ के अंदर वो सब सीख लेता है।
तो ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे देश के अंदर हम जन्मे हैं, ऐसे युवाओं के उस देश में हैं जिनके सम्मुख गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति आत्मिक श्रद्धा और लगाव की जरूरत है। मूर्ति को बना करके धनुष विद्या के अंदर इतना बड़ा निपुणता हासिल कर लेता है कि गुरु भी अचंभित हो जाता है। शायद नाम जानते होंगे, एकलव्य है। तो वो ऐसे देश में है। तो हमें भी, हमारा जो धरती पर मनुष्य के रूप में आए हैं, तो हमारा भी ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि जो चीज जो विरासत में हमें मिली उसको हम दुनिया तक पहुंचाएं, दूसरे लोगों तक ट्रांसफॉर्मिंग करें, ताकि ये परंपराएं निरंतर चलती रहें। मुझे भी मौका मिला और ये सब भाव मिलते हैं, भाव से भावनाएं बनती हैं और भावनाओं से व्यवहार बनता है और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। तो भावनाएं आपको, आज तो इतने सोर्सेस हैं कि आपको कहीं से भी कुछ भी ऐसी भावनाएं मिल सकती हैं। 30-40 साल पहले ऐसे सोर्स नहीं थे। तो या तो आपके परिवार से या आपके परिवार के जैसे कुछ लोगों से जो वार्तालाप होता था, उनसे ही आपकी जो है ये कुछ विचार मिलते थे, कुछ बातें मिलती थी, उन बातों से ही फिर भावनाएं पैदा होती थी, फिर आपका मन करता था कि हम उस तरफ जाएं। तो मुझे, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और एक जवान का बेटा भी हूं, मेरे पिता ने 65 और 71 का युद्ध लड़ा है, तो उनके युद्धों की दास्तानों को सुनकर के बड़ा हो रहा था। फिर स्कूल के अंदर किताबों में उन शौर्य और वीरता की कहानियों को पढ़ा, तब वो भाव और भावनाएं पैदा हुई कि मुझे भी इस राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। और 16 साल 5 महीने की अवस्था में मैं फौज के अंदर भर्ती होकर के चला गया। और आज देखता हूं बहुत सारे उस उम्र के लड़के और लड़कियां, देश के वो युवा 1600 मीटर नहीं दौड़ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने हेल्थ के प्रति वो जुनून नहीं है, वो लगाव नहीं है। और हम खेत में सिर्फ काम करते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे। खेत में काम करते करते जिस दिन भर्ती की डेट आई, उस दिन गए और जाकर के फास्ट में अपनी रेस को पूरा किया, फिजिकल एक्टिविटी की तमाम उन प्रक्रियाओं को पूर्ण किया और भर्ती होकर के चले गए। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम सपने देखते हैं अपने कैरियर के, सपनों को देखना ही एक सपनों को पूर्ण करने का रास्ता नहीं है। हाँ, सपनों को जीना शुरू करना है। जब हम सपनों को जीते हैं, जीने की जब मैं बात करता हूं, तो जीना सोल से होता है, हृदय से होता है, आत्मा से होता है। और जब हम आत्माओं से, सोल से उस सपनों को जी रहे होते हैं, उसको विजुलाइज कर रहे होते हैं, तो वो परमात्मा भी हमारे उन सपनों में साकार हो जाता है, शामिल हो जाता है, और वो आपके सपने साकार होने के कगार तक पहुंच जाते हैं। तो आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन सपनों को कितनी गहराई से, कितने शिद्दत के साथ जी रहे हैं, और आप उस सपनों के प्रति कितने अपने आप को एक्टिव रख पा रहे हैं, कितने आप उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं। और जब हम काम करते हैं, उसमें एक्टिविटी करते हैं, तो आधा तो काम पहले ही हो जाता है, बाकी आधा बाकी बचता है। ट्रेनिंग, फौज की ट्रेनिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है, और आग का जब नाम होता है तो आग जलाती नहीं है बल्कि पिघलाती भी है। जिस तरह से लोहे को आग पिघला देती है और लोहे की अनेक तरह की आकृति बन जाती है, ठीक उसी तरह से जब ट्रेनिंग की आग, ट्रेनिंग की वो तपन एक इंसान के शरीर और आत्माओं पर पड़ती है, तो वो आपके विचारों को, व्यवहारों को बदली कर देती है, एक नई आकृति दे देती है, एक नया व्यक्तित्व बन जाता है। और फौज तो सिविलियंस के अंदर कि वो तमाम भावनाओं को जला करके, एक नई भावनाओं को पैदा करके, एक नए नौजवान को सैनिक के रूप में तैयार कर देती है। और 9 महीने की ट्रेनिंग, 9 महीने बहुत, जो हमारे व्यक्तित्व को बदलने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और आपने सुना भी होगा कि जो 9 ही महीना क्यों, 12 महीना क्यों नहीं, 6 महीने क्यों नहीं,
क्योंकि दोस्तों 9 महीने ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में लिखा है कि 9 महीने का ऐसा कालखंड होता है जो एक बीज को एक परिपक्व बना देता है। जिस तरह से एक गर्भ के अंदर 9 महीने का जो गर्भ होता है वो परिपक्व होता है, परिपूर्ण होता है और स्वस्थ भी होता है। और जब 9 महीने का वो जो गर्भ है, जब वो पैदा होता है तो वो एक तंदुरुस्त भी होता है, हष्ट पुष्ट भी होता है और फिट भी होता है। तो ये जो 9 महीने की ट्रेनिंग है उसकी तमाम, उसकी सामाजिक, आर्थिक, उसका फिजिकल, उसका मेंटल, तमाम भाव भावनाओं को इस तरह से रूपांतरित कर देता है, कर देती है वो ट्रेनिंग कि हम पल भर में के लिए भी अपने परिवार या अपने पीछे जिसको घरों में छोड़ करके आए हैं उसके बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। बट उसको वो बड़ी रूप बना देता है। वो परिवार से छूट करके, गांव से छूट करके नहीं, उसका देश एक परिवार हो जाता है और उस परिवार के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देता है। तो 9 महीने की ट्रेनिंग इसलिए बहुत जरूरी होती है और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसमें एक आत्मिक लगाव अपने रेजिमेंट, अपनी पलटन, अपने राष्ट्र के प्रति हो जाता है। और उसी भाव और भावनाओं के साथ मैं पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया और कश्मीर में इसलिए गया कि आज एहसास होता है कि इसलिए गया था क्योंकि उस धरती पर तो कुछ समय के बाद एक बड़ा युद्ध होने वाला था। समय दोस्तों अपनी गति से चलता है और जब हम समय के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं तो बहुत तीव्र गति से उस समय की गति के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और जब, लेकिन इस समय की बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि अगर आप रुक गए तो आपको ये समय बाजू पकड़ करके साथ में लेकर के चलने वाला नहीं है, आपको वहीं पर खड़ा हुआ छोड़ करके चला जाएगा। जिस तरह से आपने बहुत सारे मैराथन्स किए होंगे, देखे होंगे कि कुछ लोग शुरुआत में तो दौड़ते हैं लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो रुक जाते हैं और फिर क्योंकि उनका समय निकल जाता है, आगे आपके साथी आपके आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो समय के साथ कदम से कदम मिला करके चले गए। तो वो आपने देखे होंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन तक पहुंचते हैं और आपका कहीं नंबर ही नहीं पड़ता है। ये बहुत जरूरी है कि इसके साथ, क्योंकि आप इसमें भी बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। अब जो फिटिस्तान जो जो चला हुआ मूवमेंट है, या हम मैराथन करते हैं या हम रनिंग करते हैं, अब कुछ भी काम करते हैं तो हमारी सांसें हमारे उस काम के अकॉर्डिंग समानांतर नहीं हो पाती हैं, इसलिए हमारे अंदर थकान होती है और जब थकान होती है तो ये मन करता है रुक जा, और मन करता है रुक जा तो आपके शरीर रुक जाता है। और जब अगर आपकी ये सांसें आपके उस काम के अनुरूप मेल खाना शुरू कर देती हैं तो ये मन कभी नहीं कहता रुक जा, जब मन ये कहता बोला चल दौड़, अब तेरे साथ चलना है। तो ये इसी तरह से आ सकती हैं जब आप लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार। आपने बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल जो बात आपने बोली अभी कि सांसें समानांतर हो जाती हैं और समय किसी का इंतजार नहीं करता और रुकने से कुछ काम नहीं होता। तो शायद हो सकता है कि शायद आपकी ही कोई ऐसा थॉट हमारी टीम के, फिडिस्तान की टीम में आया होगा कि हमने जो फिडिस्तान का जो टैग लाइन है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए दिया है, वो दिया है रुकना मना है। बिल्कुल, रुकना मना है। और आपने एक बहुत ही बड़ी बात बोली कि समय के साथ जो रुक के, समय नहीं रुकता है, समय वहीं छोड़ के चला जाता है। तो रुकना मना है, हमें भी, देश को भी और सारे युवाओं को भी। अब आप आगे बोलिए सर। बिल्कुल। तो समय तो वहां पर भी व्यतीत होता रहा और आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि 1990 से और आज तक कश्मीर की धरती पर हमारी सेना टेररिस्टों के साथ, दहशतगर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती हुई चली आ रही है। और आज आपको भी जो है, आपके जीवन में भी बहुत सारी कई बार समस्याएं आती हैं और ऐसे वो द्वंद आते हैं, युद्ध आते हैं, तो आप उनसे घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि यार बहुत बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में आ गई है। वो आपके जीवन की मुसीबत नहीं है, लेकिन वो मुसीबतें, जो चुनौतियां हैं, वो आपको बड़ी चुनौतियों को टक्कर देने के लिए तैयार कर रही होती हैं।
तो आज मुझे एहसास होता है कि मैं उस धरती पर गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने उस धरती पर भेजा था कि कुछ दिन के बाद उस धरती पर बड़ा युद्ध होने वाला है। तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। तो वहां काउंटर टेररिज्म के बरखिलाफ जो भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ा हुआ था, उस युद्ध का हिस्सा बना, समय व्यतीत होता रहा। वर्ष 1998 में आया, जब भारतीय सेना ने, जो भारत ने और पाकिस्तान दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए थे। और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ये समझ गए थे, एहसास हो गया था, आभास हो गया था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और दोस्तों, किसी भी राष्ट्र, किसी भी सोसाइटी, किसी भी व्यक्ति की उन्नति और प्रगति शांति के ऊपर निर्धारित है। इसलिए हमारे देश को पूरी दुनिया के अंदर शांति प्रिय देश कहा जाता है, अहिंसा का देश कहा जाता है, हिंसा का देश नहीं कहा जाता। क्योंकि जब हमारे थॉट्स में शांति होती है तो हमारे क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, वो विचारों का द्वंद्व नहीं होता, व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो उन्नति और प्रगति करता है। वैसे ही राष्ट्र के अंदर जब शांति होगी तो राष्ट्र उन्नति और तरक्की करेगा। तो उसी शांति को कायम रखने के लिए हमारी भारत सरकार ने लाहौर बस यात्रा शुरू करी, समझौता एक्सप्रेस शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों देशों की आवाम शांति और प्रगति कर सके, उन्नति कर सके, मानवता के कल्याणार्थ कार्य कर सके। तो उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक ऐसी जगह, ऐसे सेक्टर जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। नौजवान साथियों, कल्पना कीजिए -60। आपके जहां से आप बिलोंग करते हैं, जिस धरती पर आप पैदा हुए, जिस जगह पर रह रहे हैं, आपका मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री तक पहुंचता है तो हम अपने बिस्तरों से निकलने नागुजार समझते हैं। सारे संस्थानों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, लेकिन सेना ही एक ऐसा संस्था है जिसकी कभी छुट्टी नहीं होती है। लेकिन -60 डिग्री टेम्परेचर में भी वो खड़े होकर के अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करते हैं। और आज भी आपके गांव के, शहर के, प्रदेश के, देश के बेटे और बेटियां उन्हीं क्षेत्रों में खड़े होकर के दिन रात हम सब के लिए, इस राष्ट्र के लिए आपके प्रहरी के रूप में खड़े होकर के अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो उस समय अचानक से फौज को आदेश मिला, क्योंकि उन पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया था। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स भी उस समय कश्मीर वैली के अंदर थी। हमें भी आदेश मिला तो हम द्रास सेक्टर पहुंचे। और ये आज जो समय है, एक चीज इस समय पर योगेंद्र साहब ने एक चीज दोस्तों बताई नहीं है। ये छुट्टी आए थे शादी करने के लिए, ये शादी करने के लिए छुट्टी आए थे। और शादी मतलब शायद महीने भर की छुट्टी मिली, फिर वापस गए। कंपनी कमांडर अधिकारी साहब थे, जिनको भी बाद में महावीर चक्र मिला कारगिल की लड़ाई में। तो उनसे बात करके वापस शादी करने के लिए आए, और शादी करके शायद 5 मई को कब शादी की साहब, वो थोड़ा बताइए आप। ओके, हाँ, तो जब मेरी बटालियन को वहां पे मोबिलाइजेशन किया गया, उस समय मैं छुट्टी पे था। 20 दिन की छुट्टी आया था, 1 मई को छुट्टी आया था और 20 मई को मैं वापस लौट गया था। 5 मई की मेरी शादी थी। जब वापस लौटा था तो वो मेरी लास्ट मुलाकात थी मेजर राजेश अधिकारी साहब के साथ। वो एयर रेकी करके जो है ना, तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमारी फौज ने, हमारी यूनिट ने युद्ध शुरू कर रखा था। तो आप जानते होंगे, जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, कि कोई भी काम अगर हम प्लानिंग से करते हैं तो वो काम शुरू से लेकर के आखिर तक बड़े सुचारू रूप से पूर्ण होता है। और प्लानिंग कैसे की जाती है? प्लानिंग इंफॉर्मेशन के आधार के, खबरों के ऊपर हमने प्लानिंग करते हैं। तो जो वहां पर पहले शुरुआती खबरें थी कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं, बल्कि वहां पर टेररिस्ट नहीं थी, रेगुलर उनकी पाकिस्तान की फौज थी। तो उसी को कंफर्मेशन करने के लिए एयर रेकी की गई। तो एयर रेकी करने के लिए मेजर राजेश अधिकारी को चुना गया। और जब वो एयर रेकी करके वापस लौट रहे थे, तब उनसे मेरी मुलाकात, लास्ट मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि शादी करके आ गया। मैं कहा हाँ सर, आ गया हूँ। फिर तोलोलिंग के ऊपर फौज हमारी युद्ध लड़ रही थी। तो हम जो 15 जवान छुट्टी काट करके उस टाइम पे गए थे,
तो हमें एज ए फाइटिंग पोर्टर्स का काम दिया गया, जिसका काम होता है कि जो फॉरवर्ड में जवान लड़ रहे होते हैं, उनको राशन, नमनेशन, इक्विपमेंट, वेपन्स पहुंचाना, ताकि वो अपने कार्य को लगातार जारी रख सके। तो उस काम के लिए जब हम 15 जनों को चुना गया, तो 22 दिन तक हमारी यूनिट ने उस पहाड़ी के ऊपर एक भीषण और निर्णायक युद्ध लड़ा। और जो आज 1 जून है, आज के दिन हमारा घातक प्लेटून और हमारे जो कमांड सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन साहब, उन्होंने आज रात के 1 जून 1999 की रात को जो है हमला किया था, लास्ट हमारा हमला था। और उस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन साहब और उनकी टीम के बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। 22 दिन इस पहाड़ी पर लड़ते लड़ते 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमने पुनः प्राप्त किया। और इस पूरी लड़ाई के दौरान तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमारी यूनिट ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। और दोस्तों, जो हमारे साथी होते हैं वो हमारे सगे भाई से भी बहुत बड़े होते हैं। और ये भी नहीं है कि आपके साथी आपके साथ से चले गए हैं तो आपका काम करना आप बंद कर देंगे। हमारी फौज में काम बंद नहीं होता है, बल्कि अगर साथी अगर शहीद हो गया है तो जो बचा हुआ साथी है उस साथी के काम को भी अपने कंधे पर लेता है और दुगने जोश के साथ आगे बढ़ता है। तो एक पहाड़ी की जीत के बाद ऐसा नहीं था कि आपको दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। अगले ही 10 दिन के बाद हमें फिर दूसरा टास्क मिला, दूसरा काम मिला टाइगर हिल को फतेह करने का। क्योंकि हर तरह की लड़ाई के तौर तरीके अलग होते हैं। वो पहाड़ी क्षेत्र था, मई जून का महीना, जब मध्य भारत तपता है गर्मी से, जैसे आज अभी आपने देखा होगा दिल्ली में 52 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया था, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन उस समय 25 साल पहले वहां का -20 डिग्री टेम्परेचर था। जितनी देर अभी आपसे वार्तालाप करते बातचीत करते समय हो गया, इतनी देर अगर आप अपने घर से बाहर खड़े हो जाएं तो आपके चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। ऐसी लोगों की दशाएं थी। लेकिन मन के अंदर निराशा और निराशा नहीं थी, हताशा नहीं थी। मन के अंदर एक विश्वास था, एक जोश था, एक जुनून था, क्योंकि पूरा राष्ट्र सैनिकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, 17,000 फीट उसकी हाइट, जो वर्ष भर ढकी रहती थी। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए जब हमारी बटालियंस को चुना गया तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने दोबारा से रणनीति बनाई, युद्ध नीति बनाई कि किस तरह से इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। तो एक घातक प्लेटून, जिसको हम सिविल भाषा में कमांडो टीम भी कह देते हैं, तो उसका पुनर्गठन शुरू हुआ। तो उसमें कुछ ऐसे जवानों को चयन किया गया। मैं आपको शुरुआत में जो फिलिस्तीन की जो मूवमेंट बता रहा था, उसका कहां किस तरह से उपयोग होता है दोस्तों, अब आप जरा गौर से सुनिए। ऐसी टीम, ऐसे जो वो में जो जवानों का चयन होता है, तो वो आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। क्योंकि जो फिजिकल फिट होगा वो मेंटली भी फिट होगा। फिजिकल का मेंटल से बहुत बड़ा रिलेशन है। और जब कोई भी हम काम करते हैं, अगर हम माइंड के अंदर उस काम को कर लेते हैं तो बॉडी आराम से उस काम को फिजिकल रूप से कर सकती है। तो कोई भी युद्ध मन में जीते बगैर आप ग्राउंड में नहीं जीत सकते हैं। और मन में जीतने के लिए आपको फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी है। यही आपके स्वास्थ्य शरीर में, किसी शिक्षाविद ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का निर्माण होता है। और स्वस्थ मन का मतलब होता है कि आपके अंदर सकारात्मक थॉट आते हैं। और जितने सकारात्मक थॉट होते हैं उतनी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है।
और पॉजिटिव एनर्जी आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाती है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पॉजिटिव जो कार्यशैली है उसके ऊपर प्रभाव डालता है, और आपके अंदर एक इनर मोटिवेशन पैदा होता है। आउटर मोटिवेशन कुछ देर के लिए आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो इनर मोटिवेशन है वो आपको निरंतर मोटिवेट करता है। तो वो जो फिटनेस थी हमारी, तभी मुझे उस टीम के हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, क्योंकि 22 दिन तोलोलिंग टॉप के ऊपर लगातार अप डाउन करते थे। सुबह 4:30 बजे 5 बजे चलते थे सामान लेकर के, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे, 2 घंटे में नीचे आते थे। तो 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले, और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसको, इन जवानों को इस टीम का हिस्सा बनाया जाए। तो इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, और उस टीम की कमान हमारे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को दी गई, जो कि नए जब उस समय कमीशन होकर के आए थे। बलवान साहब के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हमने कुछ 1-2 दिन का अभ्यास किया, और उसके बाद उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। पहाड़ी की हाइट ज्यादा थी, तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था। वो दूर तक देख सकता था, तो दूर तक मार भी सकता था। तो जो बहुत सारे लोगों की एक मानसिक विचारधारा हो गई है, मेंटल सोच होगी, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए ही हैं। लेकिन उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं कि फौजी मरने के लिए नहीं होते, फौजी तो मारने के लिए होते हैं। तो हमें तो मरना नहीं था, हमें तो मारना था। इसलिए रात का चुनाव किया और उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर निरंतर चढ़ते रहे हिंदुस्तान के सैनिक, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन फौज, और वो भी हिंदुस्तान की फौज, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए ही जानी जाती है। असंभव को संभव बनाने के लिए हमारी फौज पूरी दुनिया में विख्यात है, प्रख्यात भी है। तो रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। अरे मैनुअल नहीं चढ़ सकते तो रस्सियों के सहारे चढ़ सकते हैं। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, दुश्मन ने फायर खोल दिया। दुश्मन का फायर खोलते ही रास्ता कट ऑफ हुआ। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो फिर दुश्मन के बंकर्स, 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया, और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। वहां से टाइगर हिल टॉप 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर बैठे हुए दुश्मन ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब तक आ गई है। हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त बम्बारमेंट, गोलाबारी, फायरिंग शुरू हुआ, और हम बहुत देर तक उस परिस्थिति से लड़ते रहे। बहुत देर तक लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति आई कि आगे एक कदम बढ़ते हैं तो हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना निश्चित था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो इस देश की जो वीरांगनाएं हैं, वो भी बड़े गर्व से, बड़े जोश और साहस के साथ कहती हैं कि मेरे माथे का सिंदूर, मेरी मांग का सिंदूर अगर मेरे राष्ट्र पर कुर्बान होगा, मुझे गर्व होगा कि मैं एक शहीद की पत्नी हूं। बहनें भी अपने भाई के ऊपर फक्र करती हैं। ये ऐसा देश, ऐसी देश की संस्कृति और परंपरा है। अपने भाई, अपनी कलाई जो भाई के हाथ पर बांधती है, उसको राष्ट्र के ऊपर कुर्बान करने के ऊपर गर्व से बहन भी कहती है, वो मेरा बीरा था, मेरा भाई था, जिसकी बदौलत आज ये राष्ट्र बड़े चैन के साथ सो रहा है, चैन के साथ अपने कार्यों को कर रहा है।
तो और फौज भी ऐसी परंपरा और रीति रिवाजों से परिपूर्ण है। फौज के अंदर एक शब्द होता है एडवांस, कभी विड्रॉल नहीं होता, कभी रुका नहीं जाता है फौज के अंदर। एक बार कदम आगे बढ़ गए तो जब तक वो मंजिल तक नहीं उसको मिल जाती तब तक उसके कदम नहीं रुकते हैं। तो ये सोचा, इतने तो आप भी समझदार हैं कि धरती पर पैदा हुए मरना तो निश्चित है, लेकिन मरना ऐसे नहीं है, कायर और बुजदिल की तरह नहीं, डरपोक की तरह नहीं। अगर मरना है तो सिंगने और शेर की तरह लड़ करके, मर करके, मार करके मरना है। क्योंकि इस भारत माँ ने कोई बुजदिल और कायर पैदा नहीं किए, किसी की माँ ने किसी बेटी को बुजदिल और कायर पैदा नहीं किया, डरपोक पैदा नहीं किया। हर माँ ने हर बेटे और बेटी को सिंगनी और शेर की तरह पैदा किया। तो जब मौत भी को गले लगाना है तो दुश्मनों को मार करके एक शौर्य, वीरता और सिंगनी की तरह, शेर की तरह लड़ करके, मार करके मरना। ये सोचा हमने भी। तीन तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों से घिरे हुए थे, लगातार फायर चल रहा था और लड़ते लड़ते 5 घंटे हो गए थे। और 5 घंटे पर फिर ऐसी परिस्थिति, ऐसे दृश्य भी आए कि आज तो आप सिर्फ उन दृश्यों को सिर्फ फिल्मों में देखते होंगे कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा ही नहीं, जिया भी है। दोस्तों, मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और इस नाक से खून की धार बह रही थी। ठीक मेरे सामने बैठा हुआ साथी मुझे फर्स्ट एड कर रहा था और उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता है। हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोलता। मेरी बगल में बैठा मेरे ट्रेनिंग का साथी ग्रेनेडियर अनंतराम, मैं उसको बोलता, यार सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक और साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर उनकी पाकिस्तान की आर्टिलरी का गोला गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ खून की बौछारें हो जाती हैं। बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक बढ़ता है और फिर वो भी जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फक्र था उस सैनिक के ऊपर, इस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। दूसरा साथी भी आगे बढ़ा, फिर एक और बम गिरता है तो उसके भी दोनों हाथ, दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से मेरे तमाम साथी शहीद हुए। पाकिस्तान के जो फौज का एक कमांडर था, उसको लगा कि ये सब मर चुके हैं। उसने अपने साथी सैनिकों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने जब सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी भी बॉडी उछली। तो जब मुझे भी गोलियां फर्स्ट में यहाँ पे मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। जब पैर में मारता है तो वहां से भी धुआं निकलता है और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता हूँ, सहता रहता हूँ। और उनको यकीन हो जाता है कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज तक आपने बहुत सारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन आपने अपने जीवन का फॉर्मूला शायद नहीं पढ़ा है। ये 4P का फॉर्मूला है। पहला पी, पर्पज। अगर आपका पर्पज, कोई काम कर रहे हैं तो उसका हर चीज का कोई पर्पज होता है। जब तक आप काम के पर्पज को नहीं जानेंगे तो आपके अंदर पैशन नहीं होगा, और जब पैशन नहीं होगा तो आपकी जो शरीर की, मन की, बौद्धिक, स्पिरिचुअल जो पावर है वो एकत्रित नहीं हो सकती है, वो एक साथ संग्रहित नहीं हो सकती है, उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैशन आ गया, जुनून आ गया, तो इस साथ एक साथ एकत्रित होते हैं
और फिर उस काम के परफॉर्मेंस को आप देखेंगे कि आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा, यानी पराकाष्ठा की उत्कृष्ट ऊंचाई तक वो आपकी परफॉर्मेंस पहुंचती है। और चौथा पी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो आज क्योंकि जीवन से पर्पस था फौज में भर्ती होना, और ये भी था कि यार फौज में भर्ती होना है तो क्यों होना, कि युद्ध लड़ना है। और आज वो परिस्थितियां थी, आज वो कालखंड था, आज उस परिस्थिति को जी रहा था। तभी तो वो जो गोलियां लग रही थी, लेकिन पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा था। इसीलिए नहीं हो रहा था कि क्योंकि वो परफॉर्मेंस का लेवल इतना ऊपर बढ़ गया था। आपका जब परफॉर्मेंस का लेवल इतनी हाई लेवल तक जाता है, तो जो आपका मन है वो आपके शरीर से विदा हो जाता है। आप मन के पार चले जाते हैं, क्योंकि मन ही तो है जो दर्द, पीड़ा, खुशी का एहसास कराता है। और ये सब कुछ खत्म हो चुका था। उनको लगा कि ये मर गया है, कोई जिंदा नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में फिर बूट की ठोकरें, पत्थर, गालियां देने शुरू कर। ये सब कुछ पड़ा, सहता रहा, देखता रहा। और फिर बहुत देर के बाद उनके कमांडर्स ने फिर बोला कि इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का एमएमजी पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जब हमले वाली बात मैंने सुनी तो मुझे आभास हुआ, एहसास हुआ कि आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। अगर हम कि उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को सच्ची निष्ठा, श्रद्धा और सच्चे समर्पण के साथ याद करते हैं, तो वो शक्ति तो हमारे साक्षात सामने खड़ी हो जाती है। और समर्पण कैसा होना चाहिए? आपने महाभारत देखी होगी, उसमें एक पात्र था द्रौपदी। जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, तो वो कृष्ण कृष्ण पुकार रही थी और चीर को पकड़े हुए थी। कृष्ण तो उनके सखा थे, मित्र थे, भाई थे, लेकिन जब तक चीर को पकड़े रखा, कृष्ण उनके सामने नहीं आए। और जैसे ही उन्होंने चीर छोड़कर के ऐसे हाथों से अपने आप को उस प्रभु को समर्पित किया, समर्पण किया, पल भर नहीं लगाई थी, उनके चीर को बढ़ाते हुए चले आए। तो ये समर्पण इतनी बड़ी ताकत होती है। तो मैं तो अपने आप को समर्पित कर चुका था। उसके बाद उन्होंने फिर गोलियां मारनी शुरू करी, हथियार उठाने शुरू करे। जब वो बहुत नजदीक आया तो फिर मन और मस्तिष्क के अंदर फिर एक विश्वास को पैदा किया, अपने अंदर से एक कमिटमेंट किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी योगेंद्र, चाहे मैं तेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, तू जिंदा रहेगा। और आज मैं उसी विश्वास की बदौलत जिंदा भी हूं। फिर आपको वापस महाभारत के उस एक पात्र से अवगत कराना चाहता हूं। पितामह भीष्म, आपने जानते होंगे, जीवन भर उन्होंने प्रतिज्ञा ही तो की थी, एक अपने आप से कमिटमेंट ही तो किया था। और उन कमिटमेंट के अंदर कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी शक्ति होती है, शायद इसका एहसास आपको नहीं है। जब अपने आप से आप कमिटमेंट करते हैं, तो आपकी सारी जो पांचों इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, ये सब आपके कंट्रोल में हो जाती हैं। आप उनकी मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में हो जाते हैं। जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा ही उसका स्वरूप बदलता हुआ चला जाता है। आपने देखा होगा कि अर्जुन ने भीष्म पितामह के रोम रोम को अपने बाणों से भेद दिया था, लेकिन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। ये डिटर्मिनेशन की पावर थी कि अपने प्राणों को भी अपनी मुट्ठी में आप कर सकते हैं, अगर इस तरह का डिटर्मिनेशन अपने जीवन में रखेंगे तो। और यही डिटर्मिनेशन पहला सफलता का कदम है। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ करके अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो वो डिटर्मिनेशन था। वो गोलियां मारते चले गए, फिर हथियार उठाने के उसने जब फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, 2 कदम चला उसने, और जैसे वो रुका, तो जब मैंने इन आंखों से देख रहा कि वो तो रुक गया, लगा कि शायद इसको मेरा एहसास हो गया कि मैं जिंदा हूं। तो मुझे भी लगा कि यार शायद अब क्या होगा पता नहीं।
वो रुका, रुकते ही उसने वापस मुड़ा और फिर राइफल जब मेरे सीने की तरफ करी तब मुझे भी लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और इस देश को भारत माँ कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। ये अपने बेटों की शौर्य, वीरता और पराक्रम को हमेशा जिंदा रखती है, बलिदान को हमेशा जिंदा रखती है और किसी न किसी एक को माध्यम जरूर चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो बलिदान दिए, जो शौर्य वीरता दिखाई, उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। इसीलिए जब उसने गोली चलाई तो जब यहाँ पर पर्स रखा था, उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे टकराई और रिकोचित हो गई। उन गोली के धक्कों से, फोर्स से, पावर से मुझे भी आभास हुआ कि मैं मर गया हूं। लेकिन अगले ही पल जब पाकिस्तान का जवान मेरे हथियार उठा करके जा रहा होगा तो शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तब मुझे एकदम से चेतना आई और लगा यार योगेंद्र तू तो जिंदा है। तब मन और मस्तिष्क के अंदर एक आंतरिक भाव आया, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। बेबस और लाचार था क्योंकि ये हाथ की हड्डी निकल के बाहर थी, पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, लेकिन एक हाथ एक पैर ठीक था। तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ग्रेनेड निकाला, हाथ नहीं हिल पा रहा था, एक हाथ से ग्रेनेड निकाला, उसके ऊपर ऐसे फेंका तो जो वेपन उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था उसके हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा और जब तक ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया था। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली भी मची थी, उनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। और वही एक टर्निंग पॉइंट था। दोनों हाथों से राइफल उठा रहा हूं, उठ नहीं पा रही है, एक हाथ से राइफल उठाया, ऐसे पलटा खाया, फिर वहां से फायरिंग किया और 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर फिर मौत के घाट उतारा। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि यहाँ पर अकेला नहीं है, हिंदुस्तान की फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है और वहां से वो भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर तक रेंगता, खिसकता, फायर करता उनके पीछे जाता हूं, देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन की डिप्लॉयमेंट, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जाए। बहुत देर तक वहां पर पड़ा रहा, देखता रहा, सोचता रहा, फिर मन मस्तिष्क के अंदर फिर विचारों का एक सागर उमड़ा, फिर एक पागलपन छाया, योगेंद्र तुझे तो अपने साथियों को बचाने के लिए नीचे जाना है, अपनी टीम को बचाना है, चल वापस। फिर पूरी शक्तियों को अपने साथ एकत्रित किया, उस एनर्जी को एकत्रित करते, फिर खिसकता, रेंगता, फायर करता, फिर वापस अपने उन साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। पर मन में विचार आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है, जिंदा होगा तो उसको नीचे लेकर के जाना है। आखिर के एक एक साथी को देखने लगा तो किसी का ये सर नहीं था, किसी का पूरा पैर फटा, सिर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए। बहुत देर तक रोता रहा, बहुत देर। फिर उसके बाद सोचता रहा यार कैसे जाए। ये 19 साल का लड़का जिसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, चारों तरफ डेड बॉडियां ही डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं, जिधर नजर जाती थी उधर पहाड़ी और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन मन के अंदर विश्वास था कि नीचे जाना है। दोस्तों अपने साथियों को देख करके गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया और रोते रोते शायद मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बड़ी आसान सी थेरेपी है। जब कभी आप बहुत परेशान हो तो रो लीजिए, इतना रोइए, इतना रोइए, इतना रोइए कि आंखों से अश्रु धारा निरंतर बहती रहे और आप मन से रोएं, सुबकियों से रोएं, तो आपको ये एक रोना कोई कायरता नहीं है, ये एक थेरेपी है। जिस तरह से एक लाफिंग एक थेरेपी है, जिस तरह से एक डांसिंग एक थेरेपी है, और ये 3 थेरेपी ऐसी थेरेपी है, अब जितनी शिद्दत के साथ इसके साथ आप जुड़ते हैं, करते हैं, ये आपको अपने आप से कनेक्ट करती है। और हम क्या हैं? हम ये बॉडी या शरीर नहीं है,
इसी भ्रम के अंदर हम लोग, दुनिया के अंदर लोग अपने अंदर अहंकार पाले हुए कि मैं शरीर से, मेरा शरीर इतना बलिष्ठ है, मैं ये हूं वो हूं। ये आप शरीर नहीं है, आप एक सोल है, एक आत्मा है, जो इस धरती पर इस शरीर के रूप में, इस धरती पर ये शरीर आपको, इस आत्मा को कुछ काम करने के लिए दिया गया है। और साथियों, जब आप अपने आप से, अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, तो आप अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। और जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो एक आत्मशक्ति पैदा होती है, और आत्मशक्ति आत्मबल को पैदा करती है, और आत्मबल आत्मविश्वास को पैदा करता है। और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से भाला भी फेंकता है, तो वो भाले की तरफ देखता भी नहीं है, पहले से कह देता गोल्ड मेरा है। यह है आत्मविश्वास की ताकत। तो मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ, तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो अपने बंसी वाले उस सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हुआ, और तुरंत आवाज आई, योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करते लुढ़कते हुए नीचे आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया। साथियों ने जब मेरी कंडीशन देखी, तो कोई कह नहीं रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद वो मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। दोस्तों, अपने अंदर विश्वास को पैदा करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने अंदर विश्वास को पैदा करने लगे, तो आपकी सांसें आपके काम के अकॉर्डिंग, काम के साथ जुड़ने लगेंगी। और जब सांसें काम के साथ जुड़ने लगेंगी, तो आपके जो शरीर और मन की थकावट है, ये दूर होने लगेगी। फिर आप एक कदम भी रुक नहीं पाएंगे, आप निरंतर चलते जाएंगे। और सच में ये जीवन तो बहती नदी की धारा है। जितनी नदी बहती है उतनी स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, पावन होती है। और जब नदी का पानी रुकता है, तो आप जानते होंगे कि उस पानी में काई लग जाती है, अस्वच्छ हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अपने जीवन को कभी भी रोकना नहीं है, अपने जीवन को नदी की धारा की तरह बहते रहना। साथियों को बताया, कमांडिंग ऑफिसर के पास गया, फिर उनको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी ऊपर की हालात से अवगत कराया। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। और 3 दिन के बाद जब होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, तब पता चला कि मैं बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में हूं। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने, हमारी यूनिट ने उस पहाड़ी पर हमला किया, और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीज फायर हो गया था। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे अपने आप में बड़ा फक्र होता है कि मैं ऐसी यूनिट, ऐसी फौज और ऐसे राष्ट्र का बेटा और सैनिक हूं, जिसको कारगिल युद्ध के दौरान जीत की बिगिनिंग और जीत की एंडिंग का वो मोड़ देखने का और उसको करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा, और 16 महीने के हॉस्पिटल के बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया, और 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया। और 25 साल के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्व से निवृत्त नहीं हुआ हूं। कहते हैं रिटायर्ड व्यक्ति हो जाता है, और रिटायर्ड के साथ व्यक्ति टायर्ड भी हो जाता, थक भी जाता है। लेकिन फौजी रिटायर्ड के साथ टायर्ड नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा एक्टिव होता है। और आज मैं उसी सोच को लेकर के देश के अंदर अपने एलन कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, उनके सपोर्ट से, पूरे देश के अंदर 527 उन भारत के बेटे, भारत के उन सपूतों के, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उनके परिवारों से मिलने का मुहिम चलाया हुआ है। और पूरे देश के अंदर उन परिवारों से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं आप इस वर्चुअल वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो आपके आसपास, आपके क्षेत्र में कोई भी कारगिल के शहीद परिवार अगर रह रहा है, तो उसके जो है कांटेक्ट नंबर आप
मुझे भी और मेजर पुनिया साहब को भी आप सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उनसे संपर्क साध करके उनके क्षेत्र में जा करके उन देवियों के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। और यही हमारे देश की परंपरा है। साथियों, ये सत्य है, ये तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब जिस धरती पर अगर हमारे सैनिक और नारी नहीं पूजे गए, वो सपूत नहीं पूजे गए, उन सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करी गई, उनका सम्मान और मान नहीं किया गया, तो ये धरती बंजर हो जाएगी। तो ऐसे हमें उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि भी देनी है, समर्पण भी करना। और ये वर्ष उस कारगिल जीत की स्वर्णिम जो जीत थी हमारी, उसकी रजत जयंती मना रहा है। और हम सब उसी का एक हिस्सा बन करके फिलिस्तीन जो मूवमेंट है उसके अंदर आप शामिल हो रखे हैं। तो आप अपने लिए नहीं, आप इस राष्ट्र के लिए भाग रहे हैं। दोस्तों, आप रुकते हैं तो ये राष्ट्र रुकता है। और आप चाहते हैं कि राष्ट्र रुके? नहीं चाहते ना। आप चाहते हैं राष्ट्र उन्नति तरक्की करे, ये राष्ट्र वापस सुपर पावर बने, ये राष्ट्र वापस विश्व गुरु बने। तो इसके लिए आपको शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहना होगा, तभी आप सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। और जब आपके कार्यों की ऊर्जा विश्व के अंदर फैलेगी, तो अपने आप ये राष्ट्र विश्व की सुपर पावर शक्तियों के साथ आंख से आंख मिला करके उस खड़ा हो सकेगा, और आज खड़ा भी है। तो मैं इतना ही आप लोगों से कहना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से इस चीज को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अभी आपके जो सवाल हैं, वो अभी पुनिया सर उस सवालों के माध्यम से भी मैं आप लोगों से वार्तालाप करूंगा। जय हिंद। योगेंद्र साहब, जितने जो सुनने वाले हैं उनकी ओर से, फिलिस्तीन एक फिट भारत की ओर से जितने युवा लोग हैं फिलिस्तीन के पूरे देश में 4.5 लाख लोग आज मेंबर हैं। और ये जो वीडियो है उन सबके साथ शेयर किया जाएगा, बच्चों के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि एक देशभक्त इंसान और जो देश के नायक हैं असली, अगर उनकी कहानियां युवा बच्चियों के पास जाए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये देश मजबूत हाथों के साथ, मजबूत हाथों में होगा आने वाले वक्त में। और आज जो आपने बोला कि 527 जो हमारे साथी थे, जो हमारे तो सीनियर हैं, आपके जो साथी थे, जिनके घरों पे आप जा रहे हैं और उन वीर माताओं से आप मिल रहे हैं, मतलब मेरा दिल भर जाता है कि एक आप इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। और भगवान करे कि भगवान श्री राम कृष्ण सारी जो ताकत आपको दे। और जब भी आप मिले उनसे, तो आप उनको इतना जरूर बोलें कि मैं सिर्फ योगेंद्र नहीं, ये पूरा देश आपसे मिलने आया, क्योंकि बिल्कुल हम आपको हमारा बड़ा भाई समझते हैं। और अगर आप जा रहे हैं तो आप पूरे सबको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ साथ अगर कोई ऐसा परिवार जो है, कोई ऐसी बहन है जिसने अपना पति कारगिल में खोया है, और अगर आज उनके बच्चे या वो किसी स्थिति से तंग हैं, तो जब भी आप रखेंगे, तो जब भी हम सोल्जरातन करते हैं, और आप तो पहले दिन से, जनरल राउत साहब के टाइम से आप पहले उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप सोल्जरातन के, आप जहां जहां हुई आप हमेशा आए हैं। तो जैसे हम पैराप्लेजिक सोल्जर्स, जो इंजर्ड सोल्जर्स के लिए हमने पुणे का पैराप्लेजिक रिहेब सेंटर को अडोप्ट किया है। तो अगर हमारी कोई बहन अगर सही में बहुत बड़ी तंगी से गुजर रही है, तो इस साल की जो 3-4 जो मैराथन होंगी सोल्जराथन, गैंगटोक में होगी, रायपुर में होगी, पुणे में होगी, और आप जब वहां होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अपने सब भाइयों से, सब साथियों से अगर हम उनकी हेल्प कर सकें, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो चले गए लेकिन हम तो जिंदा हैं, ये आज हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जहां भी हैं, अगर किसी को मालूम चलता है कि कारगिल का कोई हीरो या कोई शहीद परिवार है, तो वो जरूर जाए, जरूर उनसे मिले। मेरे पास सब नहीं है, मैं तो आपको जब भी देखता हूँ, मैं इतनी बार मिला हूँ आपसे, लेकिन जब भी मैं आपको देखता हूँ, हर बार मतलब मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और अगले 2-3 दिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंप्ड रहता हूँ, मतलब कोई भी काम करता हूँ तो मेरे को अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है। तो मैं अभी सवाल है लोगों के,
और वो मैं सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो आप बताइएगा मेरे को। और जो पहला सवाल जो है वो है कि जब आपकी 19 साल की उम्र में जब शादी हो गई और उसी टाइम आप लड़ने गए, तो जो आपकी धर्मपत्नी है मैडम, उनको डर नहीं लगा, कैसा रहा, उसके बारे में आप बताइए। क्योंकि दोस्तों सोल्जर जो भी है उसके पीछे उसकी माँ, उसकी धर्मपत्नी, बहन, वो एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तो ये लोग जानना चाहते हैं आप कि जब आपकी 19 साल की उम्र में ही शादी हो गई, उसी वक्त आप 20 दिन बाद में आप लड़ाई, तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने चले गए, तो उस समय मैडम का जो रिएक्शन, या आज भी जब आपसे बात करती हैं तो क्या कहती हैं? बिल्कुल सर, मैं उस समय बताया भी था कि जो है बीच में भी आपको मैं अवगत कराया था कि भारत की वो बेटे बेटियां हैं जिनको फ़क्र होता है, चाहे वो एक पत्नी के रूप में या बहन के रूप में है, चाहे माँ के रूप में है, कि उसका जो पति है, वो कायर ना हो, वो अपने आँचल में छुपा कर के बैठने वाले वो नहीं हैं। वो अपने उस माँग के सिंदूर को देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अ, स प्रहरी के रूप में भेजने पर गर्व महसूस करती हैं। तो उस समय जब मेरी शादी हुई तो उस समय क्योंकि इतना वो नहीं था, प्रचार नहीं था, प्रसार नहीं था, इतने साधनों संसाधन नहीं थे। तो चिट्ठियों के माध्यम से ही चीज़ों से वो किया गया था इन्फॉर्म। तो मैंने वैसे बताया भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं तो अपने नॉर्मल छुट्टी काट के गया था। लेकिन वहाँ से भी अ, इनको बाद में पता चला और बाद में पता चला तो फिर भी मैंने क्योंकि एक सैनिक अपने परिवार को, देश को सँभालता है तो परिवार को सँभालना भी उसका होता है। और वो बस इतना ही है कि मैं ठीक हूँ और आप लोग बस चिंता ना करें और सब कुछ जब ठीक आप होगा। 92 बेस हॉस्पिटल में थे, उसके बाद में आपका लगभग 16 महीने इलाज चला जब दिल्ली, तो उस लड़ाई के बाद में जब पहली बार मैडम आपसे मिले तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि ह्यूमन होने के नाते कितना गहरा रिलेशन होने के बाद दुःख तो होता है कि यार उसका पति इस तरह से, लेकिन खुशी ये भी थी कि हाँ, ज़िंदा है। अ, क्योंकि आज जब हम देखते हैं जो हमारे साथी हमारे साथ नहीं रहे, जब उनकी उस वीर नारियों से मिलते हैं तो आँखों से आँसू हमारे भी स्वतः बहने लगते हैं। और वो ये कहती हैं कि भैया हम आपको कम से कम देख तो पा रहे हैं लेकिन आपके उस साथी को देख तो नहीं पा रहे। तो ये था कि हाँ घायल है, ठीक हो जाएँगे लेकिन हाँ, ज़िंदा हैं और कुछ अच्छा देश के लिए कुछ किया है, तो फ़क्र भी था। अगला सवाल निशा सलोनी सवाल पूछ रहे हैं। निशा सलोनी। और मिलिंद राणे ने अपना हैंड रेज किया, उनके पास कुछ सवाल है। हेलो। या सलोनी पूछिए आप। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं देहरादून से हूँ। जी अ, मैम, जी मैम। सर मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट भी हूँ एंड सर मेरे अच्छा। को आपकी स्टोरी सुन के पूरे टाइम मुझे गूज़बम्प्स थे। लाइक इतना टफ, इतना ब्रेव कोई कैसे हो सकता है। एंड सर अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं एक पोएट्री सुना सकती हूँ? मैंने पोएट्री लिखी है फौजी के ऊपर। योगेंद्र साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सुना दीजिए। ओके। बिल्कुल सुना दीजिए। सो आज गर्व से घर लौटा हूँ, इस धरा पर मैं शहीद हो आया हूँ। जानता हूँ रो रही होगी मेरी माँ, गले से लिपट कर बुला रही होगी मेरी माँ। शायद आज पिता के कंधे मैं ऊंचे कर दूं, वो गर्व से खड़े हो और उनका नाम मैं आज कर दूं। ये खाकी वर्दी है जो मेरी, इसे तू संभाल कर रखना। ये यादें है जो मेरी, इसे तू समेट कर रखना। मैं आज गर्व से सो रहा हूँ, इस सफर को अब अलविदा मैं कह रहा हूँ। सीने पर फूल लिए अब मुस्कुरा रहा हूँ मैं, इस ताबूत में बंद हुए अब जा रहा हूँ। इस देश को एक वीर और मिल गया, उस कायर दुश्मन को यूं खौफ में दे गया। एक फौजी हूँ जो ना झुकेगा ना डरेगा, सीना चौड़ा कर यूं गर्व से रहेगा। जय हिंद, वाह! जय भारत। थैंक यू। बहुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हुँ, धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू सुजीत सर। जी। सुजीत कारियन। सुजीत जी, आपका कोई सवाल है? अनम्यूट कर दो इनको। सुजीत जी।
चलो राधिका है, राधिका आप अपने आप को अनम्यूट कर दो। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर इट्स प्रिविलेज टू हियर यू। मतलब आपको सुन के और स्टोरी सुन के बहुत बहुत मोटिवेटेड फील होता है। एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपकी लाइफ में क्या मोटिवेशन था जिसने आपको इतना फर्म और इतना स्टेफ बनाया कि आपने इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए। लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू पीपल टू बी इन फोर्सेस? देखिए, मोटिवेशन आपके अंदर से आता है और भावों से आता है। जब आपके भी जीवन का कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, और आप रोल मॉडल किसको चुनते हैं इसका जो है मोटिवेशन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लोग अब भी जानते हैं। तो मेरा जो रोल मॉडल था वो 21 साल का नौजवान था, जो 1971 के अंदर टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता हुआ पूरा एक स्क्वाड्रन को ध्वस्त करता है और माँ भारती की गोद में सोता है। लेकिन गर्व तब भी होता है जब वो पाकिस्तानी कमांडर उस हिंदुस्तान की माँ के चरणों को छू करके कहता है, माँ तूने बेटा नहीं शेर को पैदा किया है। शायद बेटा आप लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। तो ये आप जीवन में किसको रोल मॉडल समझते हैं, कौन आपका रोल मॉडल होना चाहिए? और अगर आप अभी मेरी स्टोरी सुनी, आपको बहुत अच्छा लगा, गूज बम्ब है, थोड़ी देर ताली बजाई, कल के बाद फिर आपने वही काम शुरू कर दिया, ये मोटिवेशन नहीं है। और ना मैं मोटिवेशन स्पीकर हूं। मैं आपको वो चीज, वो शौर्य कि इससे आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग हो, आप उस चीज के बारे में सोचें कि यार मेरा जीवन का रोल मॉडल कौन होना चाहिए, मेरे जीवन का पर्पज क्या होना चाहिए, और मुझे जीवन का पर्पज अगर मिले तो मैं उस जीवन के पैशन को जीना शुरू करूं। तब आपके अंदर ये चीजें आती हैं। मैंने जो है अपने जीवन के पर्पज को समझा तो उसको पैशन बनाया तो उसके परफॉर्मेंस की आपको पता है कि कितनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ईश्वर ने अलग से कोई शक्तियां दी हैं। मैं आप लोगों की तरह मां के गर्भ से पैदा हुआ हूं, कोई शक्ति नहीं है। शक्तियां आपके डिटर्मिनेशन से आती हैं, आपके जीवन के लक्ष्य आपने जो निर्धारित कर रखे हैं उसके प्रति आप कैसे चल रहे हैं, आपके रोल मॉडल कौन है, उसके प्रति आपकी अंदर से फिर जो वो आएगा तो वो आपको रुकने नहीं देगा, आपको थकने नहीं देगा, और वो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। और जब आगे बढ़ोगे तो फिट रहोगे, विचारों से भी, मन से भी, शरीर से। अगला सवाल कानन पटेल। कानन पटेल। हेलो सर। जी जी जी, जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैं अभी रिसेंटली कारगिल जाके आई हूँ और जो फीलिंग्स वहाँ पे जाके, जो इमोशनल फीलिंग्स हम एक्चुअली जो आपने आज बताया उसके थ्रू वी हैव गॉन थ्रू कि क्या देश में जो जितने भी, आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल, बट सर वो फीलिंग जी जी वहां जाके आई वॉज लिटरली इन टीयर्स। सैल्यूट टू ऑल अवर जवान्स, सैल्यूट टू दिस ऑल द कारगिल वॉर हीरोज, एंड जो आपने हमारे लिए किया है, पूरे देश के लिए किया है, आई थिंक कितना भी हम अगर ग्रेटफुल होंगे वो बहुत कम होगा। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था, 17,000 फीट पे जब आप अपने बारे में बता रहे थे, वो 17,000 फीट पे मैं जा चुकी हूँ और वहाँ ब्रीथ करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ कि वो 17,000 फीट पे अपने जवान वहाँ जाके उन्होंने देश के लिए जो किया है, इट इज इमेजरेबल। सर प्लीज आप हम सब पार्टिसिपेंट्स को इतना बता सकते हैं कि ये हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं? देखिए, जिस तरह से अभी ये फिलिस्तीन जो है मूवमेंट चला है, हम रोज अगर हमें
सुबह जल्दी उठने की आदत हमने एक जीवन में एक डाल लिया, जल्दी सोना जल्दी उठना, तो एक एनर्जी का एक पार्ट वहीं से शुरू हो जाता है। फिर रोज आप अगर 10 कदम चलें और 10 कदम चलने के बाद फिर एक हफ्ते तक 10 कदम, अगले बार 20 कदम, फिर 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, इस तरह से जो, क्योंकि हमारा जो फिजिकल एक रूल्स है ना, कि थोड़ा थोड़ा रोज करें और एक कदम आगे बढ़ाते चलें। तो ये आप धीरे 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 जो हम सच में ये ऑल जो है सारे काम आपके शरीर और मन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि आप जब शरीर और मन से स्वस्थ हैं तो आपके पूरे काम बहुत उच्च क्वालिटी के होंगे, बहुत उच्च दर्जे के होंगे। आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी एक बड़ी एनर्जी पैदा करती है। मैं आपको 17,000, 18,000, 21,000 फीट के ऊपर भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं क्यों चल रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। नहीं, ये मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, मैं इस देश की बेटी हूं, बेटा हूं, और मुझे इस राष्ट्र को फिट रखना है, और फिट रखने के बदौलत मुझे वहां पे जाना है। और जो खास करके जो माएँ हैं, उनका बहुत बड़ा रोल इस राष्ट्र के लिए है, क्योंकि माँ में वो ताकत, वो शक्ति, वो ऊर्जा है जो अपने बच्चों में वो शक्ति पैदा कर सकती हैं, उस संस्कारों को उसके अंदर भर सकती हैं, और उसको एक ऐसा महान योद्धा और इंसान बना सकती हैं जो शायद पिता नहीं बना पाएगा। इसलिए नेपोलियन ने कहा था कि मुझे 10,000 आदर्श माँ चाहिए, और 10,000 आदर्श माँ से मैं पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के ऊपर कब्जा कर सकता हूं। तो माओ के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, वो शक्ति है। तो मैं बस आप लोगों से यही है कि सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जो सुबह की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनवायरमेंट होता है, पूरा ब्रह्मांड आपके घर के ऊपर उस खजाने को लेकर के आता है। लेकिन हम नींद के मजे लूटते हैं और उस परमात्मा के खजाने को कभी नहीं लूटने की कोशिश करते। इसलिए फिर हम पूरा दिन एक उसमें मन भारी रहेगा, शरीर में थकावट रहेगी, विचारों में उत्साह नहीं रहेगा, तो काम की उच्च क्वालिटी कैसे आएगी। नकारात्मकता आपके अंदर भरने लगेगी, फिर आपके विचारों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, घर में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट विचारों में होगा, व्यवहार में होगा, तो फिर आप आगे अपने व्यक्तित्व को कैसे बड़ा कर पाएंगे। बस इतना ही है कि आप पॉजिटिव से और फिजिकल के ऊपर विशेष ध्यान दें। अगला Thank you, सवाल, sir. अगला धन्यवाद. सवाल है साहब काजल, आप पूछिए। काजल अनम्यूट कीजिए। काजल, जब तक काजल आती हैं तो योगेंद्र साहब और मेरी बहन भी इधर आए इसमें, तो मैं उनको वो आपसे पता नहीं शर्मा के पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ सबीना आप सवाल पूछिए। सबीना। हाँ जी, हाँ जी, जी मैम। सुरेंद्र, मैं विजय बोल रहा हूँ। आप पूछिए, हाँ, चलो आप पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो योगेंद्र भाई साहब, आपकी बातें सुन के बिल्कुल मतलब रोंगटे भी खड़े हुए और सीना भी चौड़ा हुआ, और मतलब गर्व से बिल्कुल फूल गए। आपको बताऊं, मैं एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूं, और वहाँ पे मेरे इतने दोस्त, मेरा पहला दोस्त अब ब्रिगेडियर बना है, मेरे साथी। तो इतना ज़्यादा मेरे को फौज के प्रति प्राइड है और रिस्पेक्ट है। और आपने जो बातें बताई, मतलब जिस उम्र में जिस वीरता से आपने जो किया, मतलब आपको सलाम है, आपको हैट्स ऑफ है भाई साहब। और
पूरी आर्मी को। आप योगेंद्र अकेला नहीं है, योगेंद्र इस पूरे देश की आर्म्ड फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हेंस ये मतलब एक आदमी अपनी फौज में योगेंद्र भाई जैसा जज्बा ही रखता है। और मैं तो भगवान की दया से सुरेंद्र पूनिया भाई साहब के नज़दीक, इसके साथ रोज का मिलना जुलना, उठना बैठना, मतलब बातें सुनता हूँ और इसकी खुद की हिम्मत और जज्बे को देखता हूँ, तो भाई मतलब ऐसा लगता है कि भाई एक चीज़ है, अगर टाइम में पीछे चले जाओ तो मतलब फौज में जाना चाहिए था, बाकी हम कहीं दूसरी लाइन में चले गए। लेकिन ठीक है, पूरा दिल दिमाग से पूरा और अपनी खुद की हर तरीके से सपोर्ट आर्मी के लिए और इस देश के लिए हमेशा है भाई साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फौजी वर्दी से नहीं बल्कि विचारों और कर्मों से होता है, व्यवहार से फौजी होता है। तो अगर हम सभी अपने मन विचारों से अपने जो भी कार्य जहां पर भी रह करके कर रहे हैं, उसको उस भावनाओं से करें कि ये मेरे राष्ट्र के लिए समर्पित है, तो शायद हम अपने काम के अंदर बहुत ज्यादा और शिद्दत मना सकते हैं और सैनिक का ही एक भाव अपने अंदर फील कर सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। काजल, आपका कोई सवाल? काजल एंड सारिका। सारिका। Yeah. Hello, sir. Am I audible? या आपकी Yes. आवाज आ रही है? सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। हम लोग बहुत टाइम से हम लोग चाह रहे थे कि आपसे हम बात करें, एंड आपने जो बताया है, इट एक्चुअली गेव अस गूज़बम्प्स, हम लोगों को बहुत इजीली आपने ये बता दिया है, पर मुझे मालूम है व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दिस, आपने बहुत कुछ सहा होगा। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने हमसे ये सब कहा, एंड इट इज रियली गिविंग अस गूज़बम्प्स जब आपने बोला था कि मेरे सामने इस सोल्जर को ऐसे गोली लग गई। हम लोग को बस वो सोच ही सके हैं, आपने वो एक्सपीरियंस किया है सर। हैट्स ऑफ टू यू सर, एंड दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। थैंक यू सो मच डॉक्टर जॉन। जय हिंद सर। जय हिंद। या मैं डॉक्टर जॉन मुंबई से बोल रहा हूँ। तो 1 महीने पहले मैं नॉर्थ सिक्किम गया था, तो वहाँ एक सोल्जर से मेरी मुलाकात हुई। वो 12,000 फीट पे रनिंग कर रहा था। तो सुरेंद्र पुनिया सर ने बोला कि भाई, उन्होंने बोला हमको साथ चाहिए। तो मैंने ठीक है, हम 2 किलोमीटर उसके साथ 12,000 फीट में भागे। पूरी बर्फ थी वहाँ पर। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैं भी कारगिल अराउंड 10 साल पहले जा चुका हूँ, 17,000 फीट। तो 17,000 फीट में आपको सस्टेन करने के लिए, जब मैं गया उधर नॉर्थ सिक्किम में भी 17,000 ही था, तो ऑक्सीजन की लैप्स होती है। 1 घंटे के लिए मैं था, तो मुझे भी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हुई। तो आप लोग हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए, इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेते हैं कि आप बस वो उस टाइम का मौके का ही आप जुनून से ही लड़ पाते हैं? अब सस्टेन कैसे किया 85 डेज? बिल्कुल ट्रेनिंग होती है सर, ट्रेनिंग होती है। आपके जो ट्रेनिंग है वही तो आपके अंदर वो जज्बा पैदा करती है, आपको वो तैयार करती है। और उस ट्रेनिंग के साथ साथ आपके जज्बा जोश जुनून भी होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग आपने कर लिया लेकिन आपके पास जज्बा जोश जुनून नहीं है, तो फिर वो ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है। लेकिन फौज ट्रेनिंग के साथ साथ जोश जुनून और जज्बा भी रखती है। अगर आपको कई बार होता है कि आपको ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला, तो आप ये नहीं कह सकते कि बोला मैं नहीं जाऊंगा। आपको उस अपने साथी के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने जिसके साथ आप लगाव रखते हो, तो आपको वो जोश और जुनून के साथ में वो काम करना पड़ता है। तो फौज के अंदर हर एक सैनिक के अंदर वो जोश, जुनून और जज्बा है। योगेंद्र साहब, एक सवाल और लेंगे। अनुराधा जी। अनुराधा। नमस्ते योगेंद्र यादव जी, और गुड इवनिंग टू ऑल फिटिस्तान मेंबर्स। सर, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी मिक्स करके बात करूँ, आई होप दैट्स ओके। सर, पहले आपको और सारे फौजी भाइयों को मेरे शतकोटि नमन। आपकी वजह से हम रोज चैन की नींद लेते हैं, एंड योर स्पीच वाज truly inspiring. We were just, as you were talking, we were able to visualize in the mind's eye the picture of what you went through in the actual battlefield.
And though I'm not from a family of Faujis, I'm from a family of Sanskrit scholars. हमारे यहाँ राष्ट्र धर्म और राष्ट्रभक्ति बहुत स्ट्रांग होता है. तो आपके स्पीच में काफी सारे महाभारत के और स्पिरिचुअलिटी के आपने मेंशन किया. तो क्या आपके फैमिली के परंपरा है कि आप भगवत गीता या ऐसा कहीं वहां से कहीं इंस्पिरेशन लिए हुए? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैं क्योंकि देखिए सबसे पहला अगर बच्चे के अंदर कोई भाव पैदा होता है या उसको प्रेरणा मिलती है, तो माता-पिता से मिलती है, उस घर से मिलती है, फिर वो सोसाइटी से उसको कुछ ना कुछ मिलता है, सोसाइटी से फिर वो उसको राष्ट्र की चीज़ जब राष्ट्र लेवल पे देखता है, सोचता है, तब उसके अंदर वो भाव पैदा होते हैं। तो मेरे पिता तो फ़ौज में ही थे, फ़ौज से उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। तो वो उनकी कहानी देखो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं बताता है, लेकिन अपने साथियों को बड़े चाव के साथ में अपने जीवन की गाथाएँ बताते हैं। हाँ. तो अपने साथियों को जब वो बताया करते थे, बच्चे थे बैठ कर के सुना करते थे। फिर जब एक ये जिस तरह से आज मैं आपको बता रहा हूँ तो उस समय सोचता था मैं, यार पिताजी ऐसे बोलते हैं, खाना नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता तो क्या ये सच होगा? हाँ. क्योंकि हम बच्चे हैं, आज तो हमें तो भूख के लिए हम तड़पते हैं तो पूरा हंगामा मचा देते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए और इनको ऐसे कैसे होगा? बट फिर उसी से धीरे-धीरे वो सोच बनी कि नहीं, यार मुझे इस परिस्थितियों में जाना चाहिए और फिर माँ का रोल होता है, माँ स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है। माँ ने हमें सिखाया कि किस तरह से आपने पूजा, ध्यान इस तरह से करना चाहिए। तो मैं जी. बचपन से ही जो है फिर पूजा उसमें पूजा में, ध्यान में उतरने लगा था और मैं फास्टिंग भी रखता था उस टाइम पे। हाँ. और ये धीरे-धीरे स्पिरिचुअलिटी बढ़ती गई और जब स्पिरिचुअलिटी के साथ आप कोई काम करते हो, तो वो काम आपकी शिद्दत को बढ़ा देता है। आपको अपने आप में पूर्ण रूप से उसमें समर्पित करने का एहसास आपको होने लगता है। जब हम समर्पित होते हैं, तो वो काम की जो क्वालिटी है, उसकी जो पराकाष्ठा बहुत ऊँचे तक पहुँच जाती है। तो आज मुझे लगता है कि जो माँ और पिता ने हमें वो चीज़ें बताई, माँ ने स्पिरिचुअलिटी सिखाई और उन दोनों का जो मिश्रण होकर के जो एक भाव पैदा हुआ, शायद मैं वो उस भावों से, उस शक्ति से, उस दुश्मनों तक लड़ पाया और ये सच है कि हम शायद अपनी इस स्पिरिचुअलिटी को भूलते हुए जा रहे हैं और हम अपने आप को एक मानव मानने लगे हैं। हम मानव तो नहीं है, हम ये शरीर तो नहीं है, हम वो तो सोल हैं और जिस दिन ये धरती का इंसान अपने आप को सोल समझने लगेगा, उस दिन उसके अंदर से घृणा, द्वेष, जेलसी और जो ये नेगेटिविटी ये सारी खत्म होती चली जाएगी क्योंकि वहाँ उसको सोल से जब मिलेगा, वो सोल से जब अपने आप को जानेगा, पहचानेगा, तो विचारों में शांति इतनी सुगंधता आएगी कि जिस तरह से एक शांत पानी दर्पण बनता है, वैसे हमारा विचार, हमारा मन, मस्तिष्क, ये संसार पूरा दर्पण होगा पूरे संसार में। वो अपने आप को हर फूल, पत्ते, पेड़, पौधों में, जीव जंतुओं में वो आपको देख पाएगा, अपने आप को देख पाएगा। तो शायद ये जो नफ़रत की जो दुनिया है, इसमें भी एक प्रेम की वो ज्योति जल उठेगी और पूरा विश्व प्रेम के इस आनंद में जीना शुरू करेगा। मैं तो ये समझता हूँ, यही एक विजुलाइज करता हूँ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए योगेंद्र साहब एक बार बिल्कुल नंगे पैर पूरी कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। इनको ये बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है। महाभारत, रामायण, बुद्ध और महावीर सारा जब कभी आप बैठेंगे फुर्सत में तो शायद समय खत्म नहीं हो, लेकिन इनका जो नॉलेज है और वो अभी भी इस समय पूरा जो अध्ययन है वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुके हैं। योगेंद्र साहब हमारी टीम की एक है प्रियंका, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। प्रियंका जल्दी से पूछिए आप। Bhagat ji, 1 minute, I would just like to congratulate you for bringing up this Rashtra Dharma as a part of fitness, because everybody is self-oriented. They want to be fit for themselves. But fitness as a consciousness, healthy body and a healthy mind, that you have brought out. I really appreciate that. It was a long overdue initiative and you're the first ones to champion that. Hats off to you and thank you for bringing us this living legend of Yogendra Yadav ji. It was
really we are blessed to be listening to him and interacting with him. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Thank you so much. प्रियंका, हेलो सर, जी, प्रियंका बोलिए। कैन यू हियर मी? Yes, सर, कैन यू yes. हियर मी? नमस्कार सर। सर, आपकी सारी बातें सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं। और हम सिर्फ फिल्मों में देखते थे कि इस तरीके से युद्ध होता है, बट आज ये जान के बहुत मतलब सच में रोंगटे खड़े हो गए कि ये एक्चुअल में होता है। एक्चुअल में युद्ध इस तरीके से लड़ा जाता है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये पूरा एक्सपीरियंस जो आपका रहा है युद्ध के टाइम का, उसने आपको किस तरीके से बदला है एज अ पर्सन? क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए आपके अंदर युद्ध से पहले और युद्ध के बाद? मतलब किस तरह के बदलाव आए आपके जीवन में? देखिए, युद्ध से पहले तो ऐसा लगता था कि यार हम सोल्जर हैं, हमारे हाथ में राइफल है और हमने जो है सामने खड़े हुए दुश्मन को मारना है। यानी मारने वाले भाव बहुत स्ट्रॉन्ग भाव में थे वो। लेकिन आफ्टर युद्ध वो भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। क्यों होने लगे? क्योंकि जब हम इसको गहराई से सोचते हैं तो पूरी धरती तो हमारी एक माँ है, पूरी पृथ्वी के लोग हमारे भाई बहन हैं और हम अपने भाई बहनों को ही मारते हुए चले जा रहे हैं। फिर एक बंदर से मुझे बहुत शिक्षा मिली। एक कहीं बॉर्डर पे मैं बैठा था, पोस्ट पर बैठा था, नीचे पाकिस्तान की खेती थी, तो वो वहां से मक्के की जो भुट्टे उसको तोड़ करके ला करके हमारे पास बैठ करके खा रहा था। मैं सोचने लगा यार ये इस जानवर को नहीं पता है कि तू पाकिस्तान से लेकर के ये और हिंदुस्तान में बैठ करके खा रहा है। इनके लिए पूरी पृथ्वी एक समान है, लेकिन मानव इस धरती का सबसे सुंदर जीव, और इस मानव के ने अपनी जो विस्तारवादी भावनाएं और पता नहीं कौन कौन सी भावनाओं के अनुरूप इस पृथ्वी के ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए कि हम एक बंध गए, एक जगह बंध गए, सीमित हो गए। तो ये हम सीमित होने के लिए नहीं थे। जब इस धरती पर पैदा हुए तो पूरी धरती हमारे लिए थी, पूरा आसमान हमारे लिए था। लेकिन आज आसमान भी बट गया, धरती भी बट गई और हम एक साथ नफरतों के भाव में हम जी पा रहे हैं। तो ये नफरत मिटनी चाहिए। बेटा उस तरफ का भी मरे, बेटा इस तरफ का भी मरे, तो मरता तो एक बेटा है, माँ की गोद खाली होती है। एक वीरांगना का मांग का सिंदूर खत्म होता है, एक बहन की जो कलाई है वो खत्म होती है, एक माँ जो बच्चों का जो एक कंधे होते हैं वो पिता खत्म होता है। तो दोनों तरफ से ही खत्म होता है। दोनों के दुख और दर्द और पीड़ा में दोनों ही लोग, चाहे इस रेखा के उस पार के लोग हों चाहे रेखा के इस पार के लोग हों, दोनों की पीड़ाएं बड़ी दर्दनाक और असहनीय होती हैं। तो युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन युद्ध किससे होना चाहिए? युद्ध अपने विचारों से होना चाहिए, जो हमें लोगों को मारने के लिए प्रोत्साहित करता है। युद्ध उन विचारों से होना चाहिए। उन विचारों को इंसान अगर मारने लगेगा तो पूरी मानवता सुरक्षित भी होगी और पूरी विश्व के अंदर एक शांति भी जरूर होगी और पूरा मानव एक नए आनंद के भाव में जी पाएगा। यही मैं इस आफ्टर वॉर इस भाव को मैं जीना लगा हूं। क्योंकि आपने जो है कलिंगा का जब युद्ध बहुत मशहूर युद्ध हुआ था, जो सम्राट अशोक ने लड़ा, 1 लाख से कहीं ज्यादा सैनिकों ने वहां पे खून बहाया, खून की नदियां बहने लगी। तो तब उनको ये भी पता चला कितने लोगों को मारने के बाद आज मुझे क्या मिला। इस धरती को मैं ऊपर नहीं ले जा सकता हूं। एक भी ऐसी धरती की कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज जिसको वो ये कहता है कि ये मेरी है, मैं उसको साथ लेकर के जाऊंगा, आज तक कोई धरती पर कोई ऐसा लेकर के ही नहीं गया। तो फिर लड़ना किस बात का है? योगेंद्र साहब, एक जो ये बच्चा जिसने ये पूरा अपना गूगल मीट जो चलाया है, छोटा सा बच्चा है 4th क्लास का, क्योंकि मैं भी थोड़ा टेक्निकली आपकी तरह थोड़ा कम हूँ, ईशान, तो वो एक सवाल पूछना चाहता है। वो बार बार मेरे को मैसेज भेज रहा है, अंकल एक सवाल पूछना है। भाई ईशान, सवाल पूछिए आप।
हेलो सर, मैं 11 साल का हूँ, ईशान। जी बेटा। हाँ, मैं आपका स्टोरी सुन के इतना इंस्पायर और मोटिवेटेड हुआ हूँ, और मुझे आपके ऊपर एक मूवी देखना है, तो बताते ताकि वो मूवी कब आएगा? बेटा अभी तो वो मूवी बनी नहीं है, बाकी एलओसी कारगिल मूवी है जिसमें मनोज वाजपेयी ने मेरा रोल किया है। हाँ, मैं जरूर देखूंगा। बिल्कुल गुड। आपके ऊपर योगेंद्र साहब जल्दी मूवी बनवानी पड़ेगी, मतलब टाइम आ गया है। और देश के जितने भी जो हीरोज हैं, असली हीरोज, उनका पाठ्यक्रम में भी प्राइम मिनिस्टर से हमने अपील किया है कि 3rd, 4th, 5th, 8th क्लास तक, मैक्सिमम 8th क्लास तक देश के जितने भी जो परमवीर चक्र हैं, जितने भी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, एशियाड में मेडल जीते हैं, या देश के वो लोग, वो साइंटिस्ट जिन्होंने, या वो शिक्षाविद, या वो किसान जिन्होंने देश के लिए कुछ बहुत ही बड़ा काम किया है, उन लोगों की कहानियां पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए, तो आपकी कहानी भी जुड़ेगी अभी। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपके ऊपर 1-2 साल में एक मूवी भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र साहब। जाने से पहले 2 मिनट के लिए आप फिटिस्तान और जो पूरे देश के जो लोग हैं उनके लिए 2 मिनट का एक कोई लास्ट संदेश दीजिए प्लीज। बिल्कुल। जो फिटिस्तान जो मूवमेंट है, ये एक उन कारगिल के सैनिकों को समर्पित है, सेना को समर्पित है, इस राष्ट्र को समर्पित है। और ये क्योंकि जब हम दौड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, तो ये राष्ट्र दौड़ेगा, ये राष्ट्र रुकेगा नहीं। और ये एक फिट रहने से, कितना आपके फिट रहने से इस राष्ट्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये शायद आप सोच नहीं सकते। अगर आप फिट रहते हैं, ये राष्ट्र फिट रहता है, तो राष्ट्र की जो मेडिसिन्स के ऊपर जो पैसे खर्च होते हैं, कितने लाख करोड़ रुपया आप उसको बचा सकते हैं। और जब वो कितने लाख करोड़ रुपया खर्च होने से आपके दवाइयों के ऊपर न खर्च होकर के वो शिक्षा और दूसरे बड़े डेवलपमेंट कार्यों में अगर वो पैसे खर्च होते हैं, तो राष्ट्र का जो सपना है 2037 में विकसित राष्ट्र, तो ये राष्ट्र किसे कहते हैं आप? राष्ट्र किसे कहते हैं? ये रेखाओं से अंकित जो ये एक मानचित्र है, ये राष्ट्र नहीं है। 140 करोड़ जो इस देश के अंदर लोग रहते हैं, वो राष्ट्र है, उससे राष्ट्र बनता है। तो आप उस राष्ट्र का वो बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत अहम कड़ी है, जो अपने आप को इस फिटिस्तान मूवमेंट से या कोई और मूवमेंट जो भी आप कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे आप अपने आप को फिट रखते हैं, तो भाई साहब आपका परिवार फिट रहता है। जब आपका परिवार फिट रहता है, तो आपके अंदर, घर के अंदर सुकून मिलता है, आपके अंदर जो टेंशन नहीं होती है, उन दवाइयों से छुटकारा मिलता है, उन दवाइयों की जो महक है उससे छुटकारा मिलता है। परिवार अगर स्वस्थ है तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो परिवार फिट है, राष्ट्र फिट है, राष्ट्र के अंदर सुकूनता बढ़ेगी, राष्ट्र के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और जब राष्ट्र के अंदर, युवाओं के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो युवाओं के अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो ऊर्जा है कि ये युवा जिस तरफ भी इसकी नजर मुड़ेगी, उसी तरफ देश की तस्वीर और तस्वीर दोनों बनती हुई चली जाएंगी। ऐसा इस राष्ट्र की कल्पना करना है, इस राष्ट्र को स्वस्थ फिट रखना है, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और स्पिरिचुअल रूप से भी फिट रख करके इस राष्ट्र को वापस विश्व गुरु बनाना है, विश्व की सुपर पावर बनाना है। तो हम सबको अपने कदम चलने पड़ेंगे, अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, और आप फिट, राष्ट्र फिट। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपने सभी लोगों को इंस्पायर किया, और जितने जो साथी जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सैटरडे को आपने टाइम निकाला। मेरी आप लोगों से अपील है कि जब भी कभी आप किसी शहीद परिवार से मिलें, 2 मिनट उनके साथ बैठिए और उनको ये जरूर एहसास करवाइए कि उनका बेटा या बेटी जिसने देश के लिए जान दी है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं। साथ में आप सबसे अपील है कि जो इतना बड़ा चैलेंज चल रहा है, SBI कारगिल टाइगर हिल चैलेंज, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप फिट तो होंगे ही होंगे,
साथ में देश के उन 527 साथी जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके लिए एक ट्रिब्यूट भी आप पे कर सकते हैं। और जो हमारा मूवमेंट है फिटिस्तान एक फिट भारत, जिसका सपना है रुकना मना है, आपको मैं चाहूंगा, आपसे मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप चलते रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, फिट भारत। शुक्रिया दोस्तों।